एक संत के पास दो तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए, राम राम, स्वागत है आपका, स्वागतम, आइए बैठिए। आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ। दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो, काटो, पीटो, पकड़ो, लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी क्या मामला है? एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो, काटो, पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है? एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है। अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है? संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पड़ी है ना हमें कुछ पड़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए। जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्य वर्ष सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है? अभी नहीं करेगा, अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे,
आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत क्रिश्चियन थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में, वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा। ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो, उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। अब स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का बन गया बंदर का, बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते, मैं करूँ क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूँ आज से होशियार बच्चों के साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। आज बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज पति पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई भाई के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आज भाई बहन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवर भाभी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, देवरानी और जिठानी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मेरे भाई ध्यान रख, क्यों होते हैं रिश्ते खराब? क्योंकि इनमें केवल रिश्ता है, इन रिश्तों में दोस्ती नहीं है। ध्यान रखना। अरे सास बहू का रिश्ता तो दुखदाई होगा, लेकिन सास बहू के रिश्ते में यदि दोस्ती का रिश्ता डाल दिया जाए तो वही सास माँ से बढ़कर के हो जाती है और वही बहू बेटी से अरे दूध तो बहुत मीठा होता है, दूध तो मधुर होता है। गाय जब दूध देती है तो बड़ा मधुर दूध देती है, लेकिन उसके दूध में यदि थोड़ी सी शक्कर चीनी और डाल दी जाए तो दूध और बढ़ जाया करता है, उसका स्वाद बढ़ जाता है। मैं कहता हूं कि बाप बेटे के रिश्तों में भी दोस्ती होना चाहिए, माँ बहन माँ बेटे के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए, भाई बहन के रिश्तों में दोस्ती होना चाहिए। अब वो जमाना गया कि एक बाप कहे 14 वर्ष को वनवास जाओ तो बेटा चला जाए। गया जमाना, धोखे से भी मत बोल देना, मजाक में भी मत बोल देना, नहीं तो बाप बेटा कहेगा जाओ वृद्धाश्रम, अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब वो जमाना गया कि बहू सास की आवाज हो, बहू का इतना बड़ा घूंघट निकल आए, पानी उठाने में हाथ कांपने लगे। गया जमाना, ध्यान रखना, छोड़ाओ वो गलियां। अब जमाना बदल गया है, ध्यान रखिए। सास बहू में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, देवरानी जिठानी में बहुत प्रेम होगा यदि दोस्ती हो जाए, और तो और छोड़ो गुरु और शिष्य में बहुत प्रेम होगा यदि उनके बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन जाए, और भी छोड़ो भक्त और भगवान का रिश्ता ऐसा निराला हो जाएगा यदि बीच में प्रेम और दोस्ती का रिश्ता समाहित हो जाए। मित्र बनो, ध्यान रखना, मित्र बनना एक कला है, मित्र बनना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती। जंगल में किसने साथ दिया? राम जी का मित्रों ने साथ दिया। मान्यवर, दोस्त ही साथ देते। एक बार दो रिश्तेदारी दगा कर जाएगी, दोस्ती हमेशा काम है। मुझे मालूम है ना, एक बाप के साथ बेटा कितनी देर बैठेगा? आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद कहेगा पापा चलूं। समझ में आ रहा? दो भाई आपस में कितनी देर बैठेंगे? वहां औपचारिकताएं हैं, वहां डर लगता है कि बाप के सामने क्या बोलना, बड़े भाई के सामने क्या बोलना, ये रिश्ते उबाऊ हो जाते हैं। उब जाता है आदमी इन रिश्तों से। ज्यादा देर बैठना, लोग कहते हैं कि हमारे साथ हमारे बच्चे बैठना नहीं चाहते हैं,
तुम्हारे अंदर दोस्ती का रिश्ता ही नहीं है तो बैठना क्यों चाहेंगे मेरे भाई? तुम्हारे अंदर तो वही है छोटे बड़े का रिश्ता, हम बड़े तुम छोटे, हमारा सम्मान, औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटी। ये रिश्ते आनंद नहीं दे सकते, जीवन को ध्यान रखें। दोस्ती, एक दोस्त के साथ पूरा दिन गुजार लो, कहते हैं दिन पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया। और रिश्तेदारों के साथ घंटे 2 घंटे, पहले दिन का पाहुना, तीसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे पाहुना सोई बेशरम। रिश्तेदारों के यहाँ जाओगे, एक दिन बड़ा स्वागत होगा, दूसरे दिन थोड़ा कम स्वागत होगा, तीसरे दिन और कम होगा, वहीं रहने लगोगे। लोग कहेंगे अतिथि कब? हाँ बोल दो कब जाओगे। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है। दोस्ती में तो जिंदगी भी गुजार दो तो पता नहीं चला करती है। लोग कहते हैं कि अब वफादार दोस्त नहीं मिलते हैं। कहां ढूंढने जाओगे वफादार दोस्त? कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई। मैं पुलक सागर तुमको एक सलाह देता हूं, ईमानदार और वफादार दोस्तों की तलाश मत करो। हिंदुस्तान में घूमते रहोगे तो भी वफादार दोस्त नहीं मिलेगा, फिर ये जिंदगी कैसे चलेगी? तो वफादार दोस्त मत तलाशो। मैं तो कहता हूं आपसे, वफादार दोस्त बनने की तैयारियां कर लो। हजारों वफादार तुम्हारे साथ होंगे। आप वफादार दोस्त तलाशते हो और बेवफा की जिंदगी जीते हो। नहीं, खुद ईमानदार बन जाओ, खुद वफादार बन जाओ, हजारों वफादार तुमको अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मान्यवर, ध्यान रखना, एक अच्छा दोस्त जीवन के लिए बहुत बड़ी हमारी ताकत बनता है। एक ही पर्याप्त है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एक ही दोस्त हो, लेकिन अच्छा हो। खुशियां तो हमारे जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशियों को दुगना कर देता है, चौगुना कर दिया करता है। आपको कोई खुशी मिलती है, आप बताओ सबसे पहले आप किससे शेयर करते हैं? दोस्त से शेयर करते हैं। मेरे इतने नंबर आए, मैं इतने अंकों में पास हो गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हर बात दोस्तों से की जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा दोस्त हमारी तरक्की से जलने वाले नहीं हैं, लेकिन रिश्तेदार तो हमारी तरक्की से जला करते हैं। रिश्ते नाते वाले तो हमारी ऊंचाइयों से जला करते हैं। दोस्त ऐसा होता है जो हमारी खुशी में हमसे, एक आईने को देखना। दोस्त कैसे होना चाहिए? दर्पण की तरह है। कभी दर्पण को देख, दर्पण, आईना, शीशा, मिरर, समझ में आ गया? कभी देखना ड्रेसिंग टेबल के सामने। दर्पण ऐसा दोस्त है कि जब तुम हंसते हो तो वो भी हंसता है, जब तुम रोते हो तो दर्पण भी रोता है, जब तुम चिढ़ाते हो तो दर्पण भी चिढ़ाता है। जैसा मुंह बनाओ दर्पण वैसा रूप दिखा दिया करता है। अरे दोस्त होना चाहिए तो दर्पण की तरह होना चाहिए कि जब हम रोएं तो उसके चेहरे पे हंसी नहीं, उसके चेहरे पे आंसू आना चाहिए, तो समझना वो हमारा दोस्त है। दुनिया तो ऐसी है कि हम रोएंगे तो वो हंसेगी, और हम हंसेंगे तो वो हमारा मजाक बनाएगी। ध्यान रखना, दर्पण की तरह दोस्त बनाओ। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से अपना मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखना, दर्पण की, दर्पण टूट जाएगा, हर टुकड़े में आपका चेहरा दिखाएगा। दर्पण खुद टूटता है, लेकिन दिखाने वाले के चेहरे को नहीं तोड़ा करता है। वो दर्पण की तरह हमारा मित्र हुआ करता है, शीशे की तरह हमारा मित्र हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कई जिंदगी में ऐसे भी क्षण आते हैं, कल तक जो दोस्त था आज दुश्मन बन गया, ऐसे भी क्षण आते हैं।